Once again, welcome back everyone to Funda Factory. Today we will be seeing a chapter from the diary of Anne Frank. है ना, इसे लिखा है एन फ्रैंक ने. अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, इसमें हम जो ओरिजिनल बुक थी यानी कि जो नॉवल थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, आई शो यू. ये जो नॉवल है ना, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है ना. तो हम एक दिन की डायरी एंट्री को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेसिकली. ओके, सो क्या क्या कॉन्टेंट्स है अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसे मैंने पहले ही बता चुका है. सो ये स्टोरी है एन फ्रैंक के बारे में. एन के बारे में है, ठीक है. वी मेंशन एज एन. ओके, सो एन फ्रैंक जो थी ना, वो एक टीनेजर थी जो कि जब नाजीज़ का रूल चलता था. एंड आप जानते होगे कि नाजीज़ हमेशा ज्यूइश लोग को हमेशा हेट करते आ रहे थे, राइट. आपने अपने SST में पढ़ा होगा इस साल. सो हाँ, तो वही है कि नाजीज़ यूज़ टू हेट ज्यूज़ एंड दे यूज़ टू किल देम मर्सिलेसली, राइट. सो इसीलिए क्या हुआ कि एन फ्रैंक भी एक सर्वाइवर थी बिकॉज वो भी एक ज्यूइश गर्ल थी, है ना. तो ये भी कैसे एक जो वो कैसे इन सारी चीज़ों को सर्वाइव करती थी. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स पे भी उन्हें भेजा गया था, ऐसा उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया था, अगर आप उनकी पूरी डायरी पढ़ोगे तो. एंड साथ ही साथ में अगर आप देखोगे ना, तो एन फ्रैंक जो थी उनका एक होलोकॉस्ट कुछ था जिसमें शी डाइड, शी लॉस्ट हर लाइफ. तो एन फ्रैंक अपने घर पे एक जगह पे अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी. एंड एक होलोकॉस्ट हुआ इन विच शी लेफ्ट द वर्ल्ड एंड इन विच शी लेफ्ट ऑल ऑफ अस. शी एक्सपायर्ड, आई वुड से. हाँ, एंड उस इवेंट के दी ओनली सर्वाइवर वॉज हिज फादर, जो कि थे हॉलैंडर फ्रैंक, इफ आई एम करेक्ट अबाउट हिज नेम, है ना. सो उनके जो फादर थे उन्होंने इस बुक को पब्लिश करवाया एंड ये बहुत अलग अलग कॉपीज़ में आपको अवेलेबल होगी, राइट. सो हम इसका एक एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं. सो दैट वॉज इट, है ना. एंड साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन में आपको ये भी बता देती हूँ कि पहली बात तो वो ये बताती है कि कैसे उनके लिए लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. फिर उसके बाद वो बताती है कि कैसे उन अलग अलग वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करती थी, मतलब कि कैसे उनके टेस्ट के रिजल्ट्स आने वाले थे और वो पता चला था कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्रांसफ़र हुई है कि नहीं. उन्हें मैथ्स का अनश्योर, उनको मैथ्स को लेके श्योर नहीं थी कि वो पास हो जाएंगी कि नहीं मैथ्स में. फिर कैसे एक इवेंट होता है जहाँ पे कि वो बहुत बात करती थी, तो उनके एक टीचर उन्हें कंटिन्यूसली एसेज या असाइनमेंट्स लिखने को देते थे, है ना. तो ओवरऑल 3 टॉपिक्स पर उन्होंने कुछ अपना वर्क लिखा था. एंड उसके बाद वो टीचर फाइनली गिव अप कर जाते हैं और वो कैसे बोलते हैं कि नहीं यार तुम बात कर लो, सॉरी फॉर दैट. तो वो आखिरी में गिव अप कर जाते हैं. तो ये सब है इस चैप्टर में, ठीक है. सो बिफोर द रीड अपन ने एक छोटा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देती हूँ. इनका पूरा नाम आप देख सकते हो, एनालीज मैरी फ्रैंक, ठीक है. ये पैदा हुई थी 12 जून 1929 में, है ना. एंड शी एक्सपायर्ड इन द फरवरी और मार्च ऑफ 1945, ठीक है. ये एक जर्मन बॉर्न लड़की थी एंड ये ज्यूविश थी, है ना. जो मैंने आपको बताया था कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी जब जर्मन ऑक्यूपेशन था नीदरलैंड्स का वर्ल्ड वॉर 1 में, है ना. अब उनकी पूरी फैमिली जो थी ना वो एम्स्टर्डम मूव कर गई थी जब नाजी से पावर गेन कर ली थी जर्मनी में, है ना. पर जब नाजीज़ ने एक्सटेंड कर लिया था अपना ऑक्यूपेशन नीदरलैंड्स में तो उन लोग फंस गए थे. फिर वही आगे दिया हुआ उनके फादर ऑटो फ्रैंक थे, सॉरी उनकी मामा का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इफ़ आई एम करेक्ट, ठीक है. सो फिर वही है जो उन्हें एक कैंप, कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे भेज दिया गया था जिसमें एन डाइड ऑफ टाइफस, है ना, बर्गन बेल्सन में, है ना. और उनकी उसके पहले ही उनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, शी ऑल्सो एक्सपायर्ड. उनके फादर ऑटो ऑली सर्वाइवर थे जो एम्स्टर्डम आए. फिर देखिए कि उनकी डायरी बची हुई है अभी तक, है ना, क्योंकि बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड था. इस बात से वो ऑलरेडी कन्विंस थे. उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने इस बुक को पब्लिश करवाया, ठीक है. अब ये डायरी एन फ्रैंक को उनके 30th बर्थडे पे मिली थी, ठीक है. तो 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1994 जब तक शी रोट हर लास्ट एंट्री. ये ड्यूरेशन के बीच में सारी एंट्रीज इस बुक में आपको मिल जाएंगी, है ना. और आप देखोगे तो एन फ्रैंक सबसे ज़्यादा रिनाउंड और सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड है. वो जो होलोकॉस्ट हुआ था उसके विक्टिम्स में से वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड पर्सन इज़ एन फ्रैंक. एंड साथ ही साथ अगर आप ये फ़ोटो देखोगे ना तो एन फ्रैंक ये भी बोलती है कि ये एक फ़ोटो है जो मैं चाहूँ कि मैं अपने सॉरी, है ना. वो ये बोलती है कि मेरी ये फ़ोटो है जिसको देख के मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि काश मैं ऐसी दिखूँ हमेशा, फिर शायद मुझे कभी हॉलीवुड में आने का चांस मिल सके, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली
that couldn't happen, right? But we can read her masterpiece, of course. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Okay, so I'll directly explain. तो डायरी में लिखना मेरे जैसे इंसान के लिए ना बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है ना? इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, बट उसने इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बाद में ना ही मैं पढ़ूँगी ना ही कोई और पढ़ेगा किसी 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल के म्यूजिंग्स, यानी कि उसकी लाइफ के बारे में कौन ही इंटरेस्टेड होगा वो। इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा था उन्हें लिखने में। क्यों? क्योंकि ना ही उन्हें ना ही किसी और को इंटरेस्ट होगा उनके लाइफ के बारे में जानने में, ठीक है? ओ वेल, इट डजेंट मैटर। फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें लिखने का मन करता था, है ना? एंड उनका एक बहुत ही बड़ा नीड था, यानी कि एक बहुत ही बड़ी नीड थी कि वो टू गेट द थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मतलब कि जो भी बर्डन है, जो भी चीज़ों का उनके ऊपर, जो भी थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं एंड दैट इज़ बर्डनिंग हर, उस बर्डन को वो रिलीव करने के लिए वो लिखना बहुत ही अच्छा ऑप्शन मानती थी। बिकॉज वो लिख देती थी तो वो उन्हें लगता कि वो अपने सारे थॉट्स किसी को कन्वे कर चुकी है एंड उनके ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन उठ चुका है, राइट? तो इसलिए एक बहुत बड़ी नीड थी उनके लिए क्या, लिखने की, है ना? पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन दी हुई है एंड फिर आपको फ्यूचर मतलब आगे का एक्सप्लेनेशन देने को बोला है। तो वो ये बोलती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, मतलब कि लोगों से ज़्यादा पेशेंस, है ना, सब्र होता है ना, तो पेशेंस पेपर पे ज़्यादा होता है कंपेयर टू पीपल, राइट? बिकॉज लोगों को बहुत हड़बड़ी होती है, राइट? वो उन्होंने ये चीज़ उन्होंने उस दिन बोली जब उन्हें थोड़ा सा डिप्रेस लग रहा था, वो अपने घर पे बैठी हुई थी, है ना, अपने हैंड्स को अपने चिन पे प्लेस करके, एंड वो घर पे एकदम बोर्ड बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, कुछ एनर्जी नहीं थी उनके अंदर, एकदम मतलब शी वॉज लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। वो उस मूड में बैठी हुई थी और वो ये सोच रही थी कि वो अंदर ही बैठे रहेंगे कि वो बाहर भी जाएंगे। फिर वो फाइनली वहीं रुकी जहाँ पर वो थी, ब्रूड कर रही थी, है ना, ब्रूड रही थी, सोच रही थी कि हाँ, पेपर में पेशेंस तो ज़्यादा है, एंड क्योंकि मैं किसी और को अपनी ये स्टिफ बैग्ड नोटबुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब आ सकता है सॉर्ट ऑफ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो वो ये बोलती है कि हाँ, और वैसे भी मैं तो ये प्लान नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी मतलब मेरे दिमाग में तो ये है नहीं कि मैं किसी को भी ये स्टिफ बैग्ड नोटबुक, यानी कि एकदम भारी भरकम रफ टफ सी नोटबुक है जिसको मैं डायरी बोलती हूँ, पढ़ने तो दूँगी नहीं, है ना? कोई तो पढ़ने वाला है नहीं, जब तक मैं अपने असली दोस्त को ना खोलूँ तब तक तो ये बुक कोई पढ़ने वाला है नहीं, है ना? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर वो बोलती है कि मैं उस पॉइंट पे आ जाती हूँ जिसमें मुझे प्रॉम्प्ट किया गया था, है ना, यानी कि जिसमें मुझे बोला गया था कि मेरे को डायरी रखनी चाहिए, मतलब सॉरी। तो वो ये फिर सोचती है कि मैं डायरी क्यों रखती हूँ, वो इस बात को सोच रही है, और फिर वो बोलती है कि मेरे पास तो फ्रेंड ही नहीं है, और वो फिर बोलती है कि मैं और क्लियरली पुटअप करती हूँ। वो बोलती है कि कोई भी नहीं मानेगा कि एक 13 ईयर ओल्ड लड़की पूरी तरह से अकेली है इस दुनिया में, एंड मैं नहीं हूँ इस पूरी दुनिया में, मेरे पास बहुत ही लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है मार्गरेट, है ना, और कम से कम 30 लोग और हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। मेरे पास एक फैमिली है, लविंग आंट्स हैं और एक अच्छा सा घर है। नहीं, एक मतलब ना ये सब में सबको देख के लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बट एक वन ट्रू फ्रेंड नहीं, यानी कि एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। उनके पास एक ऐसा दोस्त नहीं है जिनसे वो अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर सके, एकदम अपना बोलते हैं ना, शी इज़ नॉट एबल टू पोर हर हार्ट आउट टू हर फ्रेंड। तो मतलब होता है ना कि आपके मन में जो भी आप सब कुछ एक ऐसे इंसान को बोल पाते हो जो आपकी बातों को समझता भी है एंड वो ट्रस्टवर्दी भी है ना, वो आपको सपोर्ट भी करेगा। सो वो उस फ्रेंड की खोज में थी, ठीक है? वो उन्हें ये लगता है कि जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ ना, है ना, वो यही सोचती है कि जब भी मैं फ्रेंड के साथ होती हूँ मतलब कि मेरे पास अच्छा टाइम तो मैं गुजार रही होती हूँ, है ना। अब देखो, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम गुजारती हैं, है ना, बट मैं अपने आप को सिर्फ आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीथिंग थिंग्स। वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं, डेली ऑर्डिनरी जो डेली रूटीन की चीज़ें होती थी उसी के बारे में बात करती थी, है। हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे उनके हिसाब से, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं थी, एक क्लोज सा बॉन्ड नहीं था उनके बीच में, है ना। मे बी उनके हिसाब से कि उन्हीं की गलती है कि हम एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं हैं। कन्फाइड इन ईच अदर, यानी कि टू टेल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट्स।
है ना, हम एक दूसरे से कन्फाइड नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना। किसी भी केस में ऐसी तो चीज़ें होती है, एंड ऑफ कोर्स चेंज तो होने से रही, इसीलिए उन्होंने ये डायरी लिखना शुरू किया। तो मेन रीज़न क्या था उनकी डायरी लिखने का, कि उनके पास फ्रेंड्स तो थे बट वो ज़्यादा क्लोज नहीं थे। वो अपने फ्रेंड्स से वो उनके फ्रेंड्स जो थे ना उनसे कन्फाइड नहीं कर पाती थी। एंड जो उनके फ्रेंड्स थे ना, एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि वो अपने फ्रेंड्स को उनसे डेली ऑर्डिनरी चीज़ें ही बात करती थी। वो कभी भी, क्योंकि हमेशा खुशी खुशी लोग रहते थे, तो वो नहीं चाहती थी कि अपने वो सैड से अनहैपनिंग मोमेंट्स को वो शेयर करें अपने लोगों से, अपने फ्रेंड से बेसिकली, है ना। तो ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, ये जो बेसब्री से मैं अपनी जिस ख्यालों में, जो बेसब्री से मैं अपने जिस फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ, इसकी इमेज को और बेटर बनाने के लिए मैं नहीं चाहती कि मैं फैक्ट्स अपनी डायरी में जॉट डाउन करूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी एक डायरी जो है मेरी फ्रेंड बने, जिसका नाम था किटी। तो उनकी डायरी का नाम क्या था, किटी। ओके, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, है ना, तो क्योंकि कोई नहीं समझेगा अगर मैं किटी को कोई भी स्टोरीज़ बताऊँ, तो कोई भी नहीं समझेगा। इससे बेटर है कि मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच दूँ जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब कि वो बोलती है कि अगर मैं डायरेक्टली अपनी डायरी में स्टोरीज लिखना शुरू कर दूँ अपने बारे में, या फिर जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी स्टफ उन्हें लिखना है उसके बारे में अगर वो स्टोरीज लिखना शुरू करें ना, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, है ना, कोई भी नहीं समझेगा मेरी डायरी का एक भी वर्ड। तो इसलिए वो बोलती है कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में लिखने से शुरू करती हूँ, या फिर अपने लाइफ के बारे में एक ब्रीफ सा स्केच देती हूँ जो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था, अपने बारे में कुछ कुछ बताना। शी नेवर लाइक दैट। ओके, वो उनके फादर सबसे ज़्यादा एडोरेबल, सबसे ज़्यादा प्यारे फादर थे उनके हिसाब से, जिन्होंने उनकी मम्मा से शादी तब तक नहीं की थी जब तक वो 36 थे, और उनकी मम्मा 25 थी। ठीक है, उनकी बहन जो मार्गरेट थी वो फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, जर्मनी में 1926 में। वो 12 जून 1929 को पैदा हुई थी, है ना। वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी अंटिल शी वॉज 4 years ओल्ड। एंड उनके जो फादर थे ना वो हॉलैंड में एमिग्रेट हो गए थे 1933 में, 1933, आई एम वेरी सॉरी, है ना। तो उनके फादर 1933 में ही हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे, एमिग्रेट कर गए थे। उनकी जो मामा थी एडिथ होलांडर फ्रैंक, वो उन्हीं के साथ चली गई थी हॉलैंड सितंबर में, जब मार्गरेट और उन्हें आर्चिन भेजा गया था अब उनकी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए। मार्गरेट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी, एंड उसी के फॉलोइंग ईयर में फरवरी में वो भी चली गई थी। कौन, एन फ्रैंक, है ना। जब 1 सेकेंड ना, हाँ, जब वो कैजुअली एक बर्थडे प्रेजेंट लाई थी मार्केट के लिए, ठीक है, ठीक है, हाँ सॉरी, तो मैं ये भी बोलती कि जब उन्हें कैजुअली टेबल पर रख दिया गया था कि मार्गरेट के लिए एज अ प्रेजेंट एन फ्रैंक को टेबल पर रख दिया गया था कैजुअली, ठीक है। फिर वो सीधा से मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। वो वहाँ पे रहती थी जब तक वो 6 साल की थी, एंड जब तक वो फर्स्ट फॉर्म में शुरू हुई थी, है ना, सॉरी। तो 6th फॉर्म में ना उनकी टीचर थी मिसेस क्यूप्रिस, जो हेड मिस्ट्रेस थी, है ना। अब जब ईयर एंड होने लगा तो वो दोनों बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, दे वर फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उनका एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग सा एक फेयरवेल हुआ, ठीक है। अब 1941 का जो समर था, है ना, उस टाइम पे ग्रैंडमा बीमार पड़ गई थी, उनका एक ऑपरेशन होना था, तो उनका बर्थडे थोड़ी सी सेलिब्रेशन के साथ निकला था एन फ्रैंक का, ठीक है, कब 12 जून वो था। अब ग्रैंडमा 1942 के जनवरी में शी एक्सपायर्ड। किसी को नहीं पता था कि एन फ्रैंक उनके बारे में कितना सोचती थी, उनसे कितना प्यार करती थी। ये जो 1942 में बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, है ना, वो बाकी सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस को मेकअप करने के लिए था, इंटेंडेड टू मेकअप, यानी कि बाकी सारे जो बर्थडेज उनके अच्छे से नहीं निकल पाए उन सबकी भरपाई करने के लिए इस वाले बर्थडे को बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा था। एंड ग्रैंडमा का जो कैंडल था ना उसको उन्होंने लिट कर दिया था बाकी सारे कैंडल्स के साथ, है ना। अब बाकी चारों अच्छे हैं, यानी कि पूरी फैमिली में जो 4 लोग हैं सारे अच्छे हैं। एंड उससे अब वो आती है प्रेजेंट डेट जो है 20 जून 1942 में, एंड जो सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, है ना। अब वो पूरी तरह से अपने डेडिकेशन को बोलते हैं ना कि पूरी तरह से वो निर्भर करती है, यानी कि पूरी तरह से वो अपने आप को डायरी पे डेडिकेट करते हुए वो 20 जून 1942 का एंट्री लिखती है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखती है डायरी एंट्री, 20 जून 1942 सैटरडे, डियरेस्ट किटी। फिर वो बोलती है कि हमारी पूरी क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी कि हमारी पूरी क्लास एकदम डर रही है, एकदम नर्वस में काँप रही है ना। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग होने वाली है ना
क्योंकि अभी एक मीटिंग होने वाली है जिसपे कि टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा और किसे वापस रखा जाएगा। एंड आधी जो क्लास है वो बेट्स बना रही है, बेट्स लगा रही है ना। जीएन, ये किसी का नाम है अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक। तो जीएन उनकी एक फ्रेंड है और वो दोनों सिली एकदम लाफ आर सेल सिली यानी कि एकदम ऐसी हंस रही थी, है ना। उन दो लड़कों को देखते हुए, सीएन और जैक्स को देखते हुए जीएन और वो हंस रही थी, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी हॉलीडे की सेविंग्स को ही दाव पे लगा दिया था इस बेट के लिए, है ना। सुबह से रात तक यही था कि तुम पास हो जाओगी, नहीं मैं नहीं होंगी, तुम होगी तो मैं नहीं होंगी, हाँ। तो इवन जीज यानी कि जो जीएन है, इवन जीज, तो जी के जो प्लीडिंग ग्लांसेस हैं यानी एकदम जो वो एकदम गिड़ड़ा के जैसे ग्लांस कर रहा है, जैसे उसकी जो नज़र है ना। एंड उसकी जो एंग्री आउटबर्स्ट्स है वो एकदम एंग्रीली जो आउटबर्स्ट कर रही है, और जी के जो प्लीडिंग ग्लांसेस है ना वो भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहे। अगर तुम मुझसे पूछोगे, यानी कि अगर वो किटी को ऐसे डिफर करती है कि तुम किटी तुम मेरे से पूछती हो, है ना, तो कितने सारी डमीज़ हैं, यानी कि कितने सारे लोग हैं, यानी कि कम से कम क्वार्टर यानी कि 1/4 ऑफ द क्लास को तो वापस रख लेना चाहिए। पर टीचर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स है अर्थ में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट। वो इसलिए बोलते हैं कि टीचर्स क्या करने वाले हैं, है ना, जो भी टीचर्स करेंगे हमें कभी नहीं पता होगा। तो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स बताती है टीचर्स को इस पूरे अर्थ में, ठीक है। फिर वो बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड्स को और अपने आप को लेकर उतना श्योर नहीं है, कि उनकी लड़कियों में जो उनकी दोस्त हैं और वो खुद उनको लेकर उतना श्योर नहीं है, उतना वरीड नहीं है, है ना। तो हम कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे। वो बोलती है कि मैं एक ही सब्जेक्ट लेके आंसर हूँ जो कि है मैथ्स। एनीवे फिर वो बोलती है कि हमसे वेट कर सकते हैं। तब तक वो एक दूसरे को ये बोलते हैं कि मतलब कि सैड मत हो, वरी मत करो। सो शी यूज्ड टू टेल ईच अदर एवरीवन, है। वो अपनी सारी टीचर्स के साथ अच्छे से घुल मिल पाती थी। कम से कम 9 टीचर्स थे उनके स्कूल में टोटल, 7 मेन टीचर्स एंड 2 विमेन टीचर्स। मिस्टर कीजिंग जो कि ओल्ड फौजी थे, ओल्ड फौजी यानी कि एक ओल्ड फैशन इंसान थे, है ना, एक ओल्ड फैशन टाइप के जो लोग होते हैं ना वो वैसे थे मिस्टर कीजिंग, जो मैथ्स पढ़ाते थे। और वो मेरे से इतने टाइम से मुँह फुला के बैठे थे क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। बहुत सारी वार्निंग्स के बाद उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक ऐसे अ चार्टर बॉक्स यानी कि टॉपिक के ऊपर अ चार्टर बॉक्स। अब उसमें क्या लिख सकते हो वो तो मैं बाद में चिंता करूँगी। उन्होंने डिसाइड किया, है ना, उन्होंने टाइटल लिखा और चार्टर बॉक्स अपनी नोटबुक पे अपने बैग में टकिंग किया उस बुक को और चुपचाप रहने की कोशिश की। उस शाम को जब उन्होंने अपने बाकी होमवर्क को ख़त्म किया और वो जो नोट था उस ऐसे का, दैट कॉट माई यानी कि जब कोई चीज़ आपको एकदम से अट्रैक्ट कर लेती है, कोई चीज़ आपका अटेंशन को ग्रैब कर लेती है, तो बोलते हैं कॉट माई आई, है। सो भाई जो ऐसे के बारे में जो नोट था उस चीज़ का अटेंशन ने उन्हें ग्रैब कर लिया। फिर वो सोचने लगी उस सब्जेक्ट के बारे में जब वो अपनी फाउंटेन पेन की टिप को च्यू कर रही थी, है ना। फिर कोई भी कुछ भी बात करेगा या कुछ भी लिखेगा एंड बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ देगा वर्ड्स के पीछे अगर किसी को लिखना होगा। बट ट्रिक ये थी, एंड फ्रैंक की ट्रिक ये थी कि वो कुछ कन्विंसिंग, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स को वो इंक्लूड करे अपने स्पीच में यानी कि अपने ऐसे में, ताकि लोग उसे सही में मानने लग जाएं एंड बात करने की ज़रूरत क्यों है उसे प्रूव कर सके। इसलिए वो कुछ कन्विंसिंग, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे स्टेटमेंट्स को पुटअप करती ताकि लोग मान सकें उसे। एंड सडनली उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने 3 पेज का ऐसे लिखा जो मिस्टर कीजी ने उन्हें दिया था। एंड उन्होंने 3 पेजेस का उन्होंने ऐसे लिखा, वो सेटिस्फाइड चीज़ उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि बात करना तो एक बच्चे की ट्रेट होनी है, यानी कि बच्चे का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो बात करते हैं, है ना। एंड मैं बहुत कोशिश करूँगी मैं उसे कंट्रोल में रखूँ, बट मैं अपने आप को कभी क्योर नहीं कर पाऊँगी, कभी अपने को ट्रीट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो हैबिट है मैंने अपनी मम्मा से ली है ना। क्योंकि मेरी मम्मा इतने बोलती थी अब कुछ नहीं, है ना, तो आप इनहेरिटेड ट्रेट्स का तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो यही बोलती हैं कि बात करना तो एक स्टूडेंट का ट्रेट है ना। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं, मैं कोशिश करूँगी चुप रहने की, बट इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि मेरी मम्मा इतना बोलती थी। तो अब आप इनहेरिटेड ट्रेट्स का तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि ऐसी कुछ क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से आप लेते हो, ठीक है। तो मिस्टर कीजिंग बहुत अच्छे से हंसे उनके आर्ग्यूमेंट्स पे। बट जब वो नेक्स्ट लेसन की तरफ अपना बोलने ही वाली थी ना, तो उन्होंने उसे सेकंड ऐसे दे दिया जो कि था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकॉरिजिबल यानी कि ऐसा जो कभी सुधर नहीं सकता, तो इस टॉपिक पर उन्होंने ऐसे दे दिया। अब
उन्होंने ऐसे दिया एंड मिस्टर कीजिंग तो फिर उन्होंने एन फ्रैंक ने ऐसे को लेकर उन्होंने मिस्टर कीजिंग को दे दिया। दो लेसन तक उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं, है ना। बट तीसरे लेसन में उन्होंने फाइनली बोला इनफ। उनका मतलब बहुत वो एकदम थक गए थे, ही वॉज पिस्ड ऑफ, सो ही वॉज लाइक इनफ। फिर उन्होंने बोला कि एन फ्रैंक, जो ये तुम इतना क्लास में बोलती हो, इस कारण से मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ कि तुम एक ऐसे लिखोगी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस टॉपिक पे तुम एक ऐसे लिखोगी। तो पूरी क्लास रोर करने लगी, हंसने लगी एक तरह से, राइट। वो भी हंस दी क्योंकि वो तो अपनी जो उनकी ओरिजिनलिटी थी ना, वो इन चैटर बॉक्सेस वाली टॉपिक में ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। उनकी जो ओरिजिनलिटी थी वो पूरी एंड अप हो चुकी थी ऑलमोस्ट, है ना। अब टाइम था कि कुछ ओरिजिनल लाया जाए। तो उनका जो फ्रेंड था सेन, आप पता नहीं क्या प्रोनाउंस करोगे, इट्स अप टू यू। उनका जो फ्रेंड था सेन, वो जो पोइट्री में अच्छे हैं, उन्होंने हेल्प की। तो ऐसे को बिगिनिंग से लेके एंड तक वर्ड्स में लिखेंगे, है ना। एंड वो खुशी खुशी से वो कूदने लगी क्योंकि उन्होंने वर्ड्स यानी कि पोएम फॉर्म में कुछ लिखने की कोशिश की। और मिस्टर कीजिंग जो थे ना, वो इस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये रिडिकुलस यानी कि फालतू एकदम फनी ह्यूमरस था एक सब्जेक्ट, रिडिकुलस यानी कि वो यूजलेस चीज़। तो ये यूजलेस टॉपिक पे मिस्टर कीजिंग ने उनका दिमाग ख़राब करा हुआ था, यानी कि मजाक कर रहे थे। बट अब वो ये इस बात का ध्यान रखें कि मजाक मिस्टर कीजिंग पे होगा। उन्होंने अपनी पोएम लिखी और वो बहुत ही खूबसूरत पोएम थी। वो एक मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में थी, 3 बेबी डकलिंग्स के साथ, है ना। दे वर बिटन टू डेथ, यानी कि उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई क्योंकि जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, है ना। अब लकीली क्या हुआ कि इस जोक को मिस्टर कीजिंग ने सही तरह से ले लिया। तो वो देखो यहाँ पे पोएम किस चीज़ के बारे में है कि यहाँ पे एक फादर डकलिंग है, एक फादर स्वान है ना, एक मदर डक है और 3 डकलिंग्स हैं। एंड जो तीनों डकलिंग्स थे दे डाइड। क्यों? क्योंकि फादर स्वान बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने जोक मारा किस पे, मिस्टर कीजिंग पे, और उन्होंने सही तरह से जोक भी ले लिया। उन्होंने पूरी पोएम क्लास को सुनाई, अपने खुद के कमेंट्स ऐड किए मिस्टर कीजिंग ने, है ना। अब बाकी सारे क्लासेस में भी इन्होंने इस पोएम को सुनाया। एंड तब से मुझे बोलने की इजाज़त है ना, और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला उन्हें। और ऑन द कॉन्ट्री यानी कि उसका उल्टा तो मिस्टर कीजिंग को हमेशा आजकल जोक करना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने लास्ट में लिखा योर्स एन, है एंड ये जो है डैनी ऑफ यंग गर्ल वाली जो बुक है उसमें थोड़ा सा अडेप्टेशन के साथ इस बुक से हमें ये एक्सट्रैक्ट देखने को मिला है। So I believe that was it for today. I hope you like this. So it's a very interesting chapter. I would say अगर आप इसको पहली बार में बिना इस वीडियो लेक्चर को देखे भी पढ़ोगे ना, so you would enjoy it. And अगर आपको बीच में दिक्कत होगी तो आप definitely can watch my lecture if you want. है बीच बीच में अगर आपको कोई डाउट्स आ गए या आपको कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा या आपको ये स्टेटमेंट का मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप देखोगे हमारी इंग्लिश एंड जो फॉरेन इंग्लिश है उसमें बहुत फ़र्क होता है। वो लोग कुछ ऐसे फ्रेजेस को यूज़ करते हैं जो कि समझने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आप चाहो तो आप डेफिनेटली इसको पहले चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो वेरी गुड, बिकॉज दिस चैप्टर इज समथिंग रियली नाइस। एक टीनेजर लिख रहा है इस चैप्टर को, एक टीनेजर लिख रही है इस चैप्टर का, सॉरी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पहले इसको खुद से पढ़ो एंड फिर कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली यू कैन वॉच माई लेक्चर, ओके। So I believe that was it for today. I hope you liked it. Like, share and subscribe to our channel. Follow us on WhatsApp, Instagram and Telegram. Telegram पे notes को definitely check out करना. And हाँ, I would like to say one more thing. मैंने ना actually I have prepared some like charts for tenses. So I have prepared one chart for present tense, one for past and one for future, where I have included in one page only all the tenses. I have prepared something ना, तो एक पेज में जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसमें उनके फॉर्म्स भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, और होता है ना कि जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, तो मैंने वो फॉर्मेट भी इंक्लूड किया है। तो ये आपको तीनों टेंसेस के लिए आपको तीनों पेजेस अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप चाहते हो। सो डेफिनेटली आई विल मेक अ शॉर्ट आउट ऑफ इट, ओके। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।